नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 6 इतिहास का 7वां अध्याय अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। इस पाठ को इस वीडियो में हम मौर्य साम्राज्य की स्थापना की सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद वंश, राज्य, साम्राज्य से कैसे भिन्न है और नजराना आदि के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं मौर्य साम्राज्य की स्थापना। मौर्य साम्राज्य की स्थापना। मौर्य साम्राज्य की स्थापना लगभग 2300 वर्ष पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने की और चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता एवं चाणक्य नामक व्यक्ति ने की थी। और चाणक्य का नाम अन्य नाम कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी मिलता है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता चाणक्य नामक व्यक्ति ने की थी, जिसको कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। इनके विचारों को हम अर्थशास्त्र नामक पुस्तक से जान सकते हैं। यानी चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक एक पुस्तक लिखी थी जिसमें इन्होंने अपने विचारों को व्यक्त किया था। वंश शब्द आता है एक ही परिवार के कई सदस्य हैं, एक के बाद एक राजा बनते हैं, तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। यानी एक वंश शब्द आता है और उसकी परिभाषा इस प्रकार दी है कि एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं, तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। पिता के बाद उसका बेटा और उसके बाद उसका बेटा, ऐसे जो शासक बनते हैं उनको एक ही वंश के शासक कहा जाता है। मौर्य वंश के 3 महत्वपूर्ण शासक हुए हैं। मौर्य वंश के 3 महत्वपूर्ण शासक हुए हैं। इनमें पहला है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा इनका बेटा है बिंदुसार और तीसरा है अशोक, सम्राट अशोक। इस साम्राज्य में बहुत से नगर थे, जिनमें प्रमुख नगर हैं पाटलिपुत्र, जिसे वर्तमान में पटना कहा जाता है, और यह मौर्य साम्राज्य की राजधानी है। पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी था। पाटलिपुत्र एक खूबसूरत व विशाल नगर था। विशाल व खूबसूरत नगर था। और ये नगर है जो विशाल प्राचीर से घिरा हुआ था, अर्थात किले के चारों तरफ ऊंची दीवारें थीं, ऊंची दीवारें बनी हुई थीं। किले की इस प्राचीर अर्थात दीवार में 570 बुर्ज व 64 द्वार थे। अब ये बुर्ज क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए ये किले की दीवार है, ये दीवार है, इसके यहाँ पे एक ऐसी छतरी नुमा आकृति बना दी जाती है जहाँ पर सिपाही वगैरह खड़े होकर निगरानी कर सकें और धूप में, बारिश में अपना बचाव कर सके। तो ये जो किले की दीवार होती है, यहाँ पर पैदल चल सकते थे, यहाँ पर पैदल चल सकते थे आदमी। और ये जो स्थान होता ये एक छतरी नुमा ऐसे बना दिया जाता है, जिसमें
निगरानी करने वाला या पहरा देने वाला सिपाही है वो आसानी से खड़ा रह सके और सर्दी, गर्मी और बारिश तीनों मौसम में अपने को बचाते हुए लगातार किले की सुरक्षा कर सके। इस नगर में घर 2 या 3 मंजिलें हैं, यानी 2 या 3 मंजिले घर बने हुए हैं जो लकड़ी या ईंट से बनाए गए हैं। पाटलिपुत्र नगर में जो घर बने हुए हैं वो 2 या 3 मंजिल के और बनाने के लिए लकड़ी और ईंटों का प्रयोग किया गया था। और राजा का महल था वो भी काष्ठ या लकड़ी का बना था जिसे पत्थरों से अलंकृत किया गया था। यह नगर चारों तरफ उद्यानों व चिड़िया के लिए बने बसेरों से घिरा हुआ था। इसके बाद अगला जो प्रमुख नगर था वो था उज्जैन। उज्जैन नगर है वो, जैसे मान लीजिए ये भारत है अपना, तो यहाँ पर लगभग इसी स्थान पर है। तो ये जो उत्तरी भारत है और ये दक्षिणी भारत है। उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत में आने या दक्षिणी भारत से उत्तरी भारत में जाने के बीच मार्ग में एक महत्वपूर्ण स्थान था। और तीसरा नगर था तक्षशिला। तक्षशिला नामक स्थान है वो उत्तर पश्चिम व मध्य एशिया से आने जाने के मार्ग पर स्थित है। ये मौर्य साम्राज्य के 3 महत्वपूर्ण नगर थे जिनमें पाटलिपुत्र राजधानी था, उज्जैन उत्तरी भारत और दक्षिण भारत के बीच महत्वपूर्ण स्थान रखता था, और तक्षशिला यह उत्तर पश्चिम में मध्य एशिया से आने या जाने वाले मार्ग पर स्थित था। और संभावनाएं जताई जा रही कि इन नगरों में व्यापारी, सरकारी कर्मचारी और शिल्पकार रहते थे। इन नगरों में ज्यादातर व्यापारी, सरकारी कर्मचारी और शिल्पकार रहते थे। मौर्य साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्र पर किसानों व पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। यानी एक बहुत बड़ा क्षेत्र था जहाँ पर गांव बसे हुए थे और जिनमें किसान व पशुपालक रहते थे। और मध्य भारत का ज्यादातर हिस्सा है, मध्य भारत का ज्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था और इन जंगलों से लोग फल फूल एकत्रित करते, यानी फल फूल एकत्र करते और जानवरों का शिकार करते। और मौर्य साम्राज्य के अलग अलग भागों में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। अलग प्रकार के भोजन, जिस इलाके में जिस प्रकार का भोजन उपलब्ध होता वहाँ पर उसी प्रकार का भोजन किया जाता। जैसे तटीय इलाकों में मछली आदि, जंगली इलाकों के आसपास जंगली जानवर, फल फूल आदि, और मैदानी भागों में अनाज आदि खाया जाता है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की पोशाक, यानी पहनावा था वो भी अलग अलग है। अगला बिंदु है राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है। ये साम्राज्य है वो राज्य से बड़े होते
थे। यानी साम्राज्य का जो क्षेत्रफल है वो राज्य से बड़ा होता। इस कारण साम्राज्य को रक्षा के लिए बड़ी सेना रखनी पड़ती थी। इसके अलावा बड़ी संख्या में कर वसूल करने वाले अधिकारियों को नियुक्त करना पड़ता। यानी साम्राज्य को बड़ी संख्या में कर वसूलने वाले अधिकारियों को नियुक्त करना पड़ता। इसीलिए राजा से सम्राट को अधिक संसाधनों की आवश्यकता होती है। अब देखिए राज्य और साम्राज्य में क्या भिन्नता थी। तो सबसे बड़ी भिन्नता थी दोनों का जो क्षेत्रफल है, यानी जो क्षेत्र है वो छोटा बड़ा था। राज्य का क्षेत्र छोटा था और साम्राज्य का क्षेत्र बड़ा था, और बड़ा विस्तृत भूभाग होने के कारण उसकी रक्षा के लिए बड़ी सेना भी रखनी पड़ती। उसके अलावा बड़े क्षेत्र पर कर वसूलने के लिए बड़ी संख्या में अधिकारियों को नियुक्त करना पड़ता है, और इन सब के लिए राजा से सम्राट को अधिक संसाधनों की आवश्यकता होती है। अगला बिंदु है साम्राज्य का प्रशासन, यानी मौर्य साम्राज्य का प्रशासन था वो कैसा था। पाटलिपुत्र जो इस साम्राज्य की राजधानी थी वह इसके आसपास के क्षेत्र पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसके अलावा कर वसूलने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति है वो सम्राट खुद करता। कर वसूलने वाले अधिकारियों के बाद संदेशवाहक, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते और सूचनाएं राजा को अपने अपने क्षेत्रों की सूचनाएं राजा तक पहुंचाते हैं। और इसके अलावा राजा के जासूस अधिकारियों पर नजर रखते। राजा ने कुछ जासूस नियुक्त कर रखे थे जो इन अधिकारियों पर नजर रखते ताकि कोई अपने कर्तव्य के विपरीत कार्य नहीं करें। इसके अलावा इन सब पर ये जितने भी अधिकारी और कर्मचारी थे इनके ऊपर सम्राट था, सबसे ऊपर सम्राट था। और राज परिवार व वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखा जाता है। ये एक प्रशासन का ढांचा था जिसमें पाटलिपुत्र और इसके आसपास के क्षेत्र पर शासन चलाया जाता है। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन क्षेत्रों या प्रांतों के ऊपर तक्षशिला व उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता है। इन छोटे क्षेत्रों या प्रांतों पर राजकुमारों को वहाँ का राज्यपाल या गवर्नर बनाकर भेजा जाता है। इन प्रादेशिक केंद्रों, ये जो प्रांत थे प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र था। और ये जो विस्तृत भाग था, यहाँ पर मौर्य शासक केवल नदियों व मार्गों पर नियंत्रण रखते हैं।
यानी जो मौर्य साम्राज्य के भीतर छोटे छोटे क्षेत्र थे उन पर तक्षशिला व उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों द्वारा शासन किया जाता और राजकुमारों को वहाँ का राज्यपाल या गवर्नर बनाकर भेजा जाता। इसके अलावा प्रादेशिक केंद्रों के बीच भी विस्तृत भाग बच जाता। तो ये जो बीच में बचा हुआ क्षेत्र था वहाँ पर केवल नदियों व मार्गों पर मौर्य शासकों द्वारा नियंत्रण रखा जाता और जिसका मुख्य कारण था कि आवागमन में आसानी रहे, आवागमन में आसानी रहे। जल मार्ग नदियों से या जो स्थल मार्ग थे उनसे आवागमन करते हैं, अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो अगर उन पर नियंत्रण होगा तो लोगों को, व्यापारियों या सेना आदि को आने जाने में आसानी रहती है। और ये बीच का जो बचा हुआ विस्तृत क्षेत्र था यहाँ पर नियमित रूप से कर नहीं लिया जाता, लेकिन संसाधन कर या भेंट के रूप में मिलते रहते थे। अब संसाधनों में हाथी, घोड़े आदि हो सकते हैं, उसके अलावा लकड़ी हो सकती है या लकड़ियों के औजार हो सकते हैं। इस प्रकार के संसाधन कर या भेंट के रूप में राजाओं को मिलते थे। पाठ में एक शब्द आता है नजराना। नजराना क्या होता है? कर नियमित रूप से लिया जाता है, नियमित रूप से लिया जाता है कर। लेकिन ये जो नजराना होता है ये अनियमित रूप से लोगों द्वारा जब भी संभव हो विविध पदार्थों के रूप में इकट्ठा किया जाता है। ये जो नजराना है ये ऐसे लोगों से लिया जाता जो इसे स्वेच्छा से देते थे। अर्थात कर तो नियमित रूप से लिया जाता, कर है वो नियमित रूप से लिया जाता, लेकिन जो नजराना था अनियमित रूप से लोगों द्वारा जब भी संभव हो विविध पदार्थों के रूप में इकट्ठा किया जाता। नजराना वो किसी न किसी वस्तु संसाधन के रूप में इकट्ठा किया जाता। और ये जो नजराना है ये लोग अपनी इच्छा से, लोग स्वेच्छा से राजा को भेंट करते थे या नजराना देते थे। नजराना के बाद एक व्यक्ति का नाम आता है मेगस्थनीज। यह चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के सम्राट सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मैगस्थनीज है ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मैगस्थनीज ने अपनी पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य के शासन का विवरण दिया था, जिसमें उसने यहाँ के राजा व आम जनता के कार्यों के बारे में विस्तृत वर्णन किया था। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम इस पाठ का अगला भाग पढ़ेंगे।